Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 25th of December 2020। तो 25 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन कैन बी कंस्ट्रूड बाय द प्रेसिडेंट एज इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी ऑन द गवर्नेंस इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, इफ द प्रेसिडेंट or the chief justice of high court is satisfied of the failure of the constitutional machinery in the state government can be dismissed। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? तो आप इसको अटेम्प्ट तो जरूर करिए। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। देखो, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि अगर आप यूनियन के डायरेक्शंस को नहीं मानते हैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यूनियन के डायरेक्शन को नहीं माना जाता है, तो ये प्रेसिडेंट बोल सकता है कि द स्टेट हैज एन इनएबिलिटी टू वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, यूनियन गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जरूर गलत है। यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट वाला मामला था, उसके लिए क्वेश्चन बनाया गया। एक्चुअली में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी कि स्टेट गवर्नमेंट के में ये देखा जाए कि क्या वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग सकता है या नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग है जिसमें लिखा है, देखो, प्रेसिडेंट और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये पूरा एग्जीक्यूटिव का पूरा इसमें होल सोल से रहता है ना, और ना कि आपके जुडिशरी का। तो ये पूरा एग्जीक्यूटिव के द्वारा कहा जाता है कि कहाँ प्रेसिडेंट रूल लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, नॉट फ्रॉम द जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा ए, वन ओनली। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहला इवेंट है लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्चुगीज रूल, दूसरा है इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, तीसरा है गुलजारी लाल नंदा वॉज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो अब आप बताएं कि क्या इनमें से पहले हुआ था, क्या इवेंट बाद में हुआ था। अब देखो, एक एक करके मैं बताता हूँ। जो लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज रूल है वो आप सबको पता होना चाहिए कि 1961 में हुआ था। दैट वाज इन 1961। इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में, ऑब्वियसली बात है, लिखा हुआ है। गुलजारी लाल नंदा वॉज स्वर्न एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का मतलब क्यों? क्योंकि ये हमेशा प्रभारी रहते थे, मतलब ये हमेशा टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो पहले ये प्रभारी के रूप में आए थे, तो ये पहली बार आए थे प्रभारी के रूप में 1964 में। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या, वो 1, 3 and 2। तो इसका आंसर होगा 1, 3 and 2। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सी आप देख सकते हैं कि 1, 3, 2 ही है। तो जो आंसर होगा वो होगा सी, 1, 3 and 2। अब तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम्स आर यूज्ड इन सेल्यूलर कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इनमें से कौन कौन से सेल्यूलर कम्युनिकेशन नेटवर्क में यूज होते हैं? वन इज 900 मेगाहर्ट्ज, सेकेंड इज 1800 मेगाहर्ट्ज, थर्ड इज 2100 मेगाहर्ट्ज। तो कल मैंने स्पेक्ट्रम ऑक्शन पे स्पेक्ट्रम ऑक्शन पे पूरा वीडियो बनाया है कि क्या है स्पेक्ट्रम ऑक्शन, कौन कौन से स्पेक्ट्रम्स का ऑक्शन किया जा रहा है। तो ये तीनों ही एक्चुअल में यूज किए जाते हैं फॉर द सेल्यूलर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये तीनों ही यूज होते हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज इट फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ से। न्यूज में देखते हैं क्या क्या न्यूज आइटम्स हैं। तो पहले मैं सारी न्यूज मैंने यहाँ लिख ली है, जो आपके फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स है उनको यहाँ पे रख लिया। इसमें वेबसाइट से भी हमने ले लिया है, पीआईबी से भी कुछ कुछ लिए हैं। तो व्हाट इज कोविन प्लेटफॉर्म? एक कोविन नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। व्हाट इज दिस? तो कोविन प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। कोविन प्लेटफॉर्म एक डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म है एंड इट विल हेल्प द एजेंसीज। किस चीज में हेल्प करेगा? एजेंसीज को हेल्प करेगा टू ट्रैक द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको ट्रैक करने के लिए। और दूसरी चीज कि इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडियन सिटीजंस कैन अप्लाई फॉर द कोविड-19 वैक्सीन शॉट्स एज वेल। तो कोविन प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया गया है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि कोविन नाम का चैलेंज भी स्टार्ट किया गया है, कोविन चैलेंज। अब ये कोविन चैलेंज इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस आपका मीटी की जो मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, दे हैव अनाउंस्ड दिस ग्रैंड कोविन चैलेंज एज वेल। कोविन चैलेंज का मतलब क्या है?
कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम, याद रखिएगा इसका है कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्या है कि इंडियन टेक स्टार्टअप्स, एमएसएमईज कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट दे कैन अप्लाई फॉर दिस ग्रैंड चैलेंज। इस चैलेंज के लिए मतलब कि कोविड-19 का जो वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको डेवलप करने के लिए ग्रैंड चैलेंज ये स्टैब्लिश किया गया है। कोविन चैलेंज जिसको बोलते हैं, मीटी प्लस आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिल करके कर रहे हैं। सेकेंड न्यूज है उत्तराखंड फर्स्ट टाइगर ट्रांसलोकेशन टुडे। तो राजाजी टाइगर रिजर्व जो है दैट इज सेट टू वेलकम द फर्स्ट टाइगर फ्रॉम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आप सबको पता है उत्तराखंड में है। इनफैक्ट जिम कॉर्बेट जो है उसका वो इंडिया का पहला नेशनल पार्क कहा जाता है। इसके पहले इसका नाम हेली था, आई थिंक इसका नाम हेली ही रखा गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जिम कॉर्बेट का पहले नाम हेली था, ठीक है ना। और राजाजी टाइगर रिजर्व जो है दैट इज इन उत्तराखंड एंड इट विल रिसीव द टाइगर ट्रांसलोकेशन ऑफ द टाइगर फ्रॉम जिम कॉर्बेट टू राजाजी, ठीक है ना। राजाजी एक टाइगर रिजर्व है, इंडिया का 48th टाइगर रिजर्व था, उत्तराखंड का पहला टाइगर रिजर्व था, ठीक है ना। ये भी आप याद रख सकते हैं कि दैट राजाजी इज द नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। इट वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2015 एंड उत्तराखंड का ये सेकंड टाइगर रिजर्व था, सॉरी नॉट फर्स्ट, इट वाज द सेकंड टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड, सेकंड टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड, नॉट फर्स्ट। एंड इट वाज द 48th टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया, है ना। इंडिया का 48 था, उत्तराखंड का सेकंड था। अब कुछ टाइगर से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस कंट्री में, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। फर्स्ट इज द प्रोजेक्ट टाइगर, कब आया था? 1973 में आया था, ठीक है ना। ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना। एनटीसीए के अंतर्गत एक बॉडी भी अभी फाइनली 2005 में एनटीसीए नाम की बॉडी बनाई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नाम की बॉडी, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को हैंडल करती है ना। 2005 में बनी थी इसको, दिसंबर 2005 में इसको टास्क फोर्स ने अप्रूवल दिया था और फिर उसको फाइनली बना दिया गया था, ठीक है ना। एनटीसीए को, एनटीसीए याद रखेगा कि टाइगर सेंसस करती है हर 4 सालों में। टाइगर सेंसस जो होता है ना हर 4 साल में, वो एनटीसीए ही करती है। एवरी 4 years टाइगर सेंसस इज कंडक्टेड बाय द एनटीसीए, याद रखिएगा। सबसे अधिक टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटका में है। दूसरा एक इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल टाइगर फोरम नाम से। ग्लोबल टाइगर फोरम इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी, एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो कि 1993 में बनी थी। एंड द मेंबर कंट्रीज आर विलिंग टू एम्बार्क अ ग्लोबल कैंपेन टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है एंड इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। न्यू दिल्ली, इंडिया में लोकेटेड है ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टाइगर फोरम इंडिया में लोकेटेड है, दिल्ली में। फिर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव नाम की भी एक चीज है, 2008 में लॉन्च की गई थी। ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटीज एंड प्राइवेट सेक्टर, इन सब से मिल करके टू सेव द वाइल्ड टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। वाइल्ड टाइगर्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाना था, तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। अगली जो न्यूज है वो है डिजी बॉक्स। व्हाट इज दिस डिजी बॉक्स? ये डिजी बॉक्स क्या है? इट्स अ स्टोरेज प्लेटफॉर्म। याद रखिए, अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले कि ये डिजी बॉक्स अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, क्या है, तो डिजी बॉक्स इज एक्चुअली अ स्टोरेज प्लेटफॉर्म टू बी प्रिसाइज एंड इट इज अ फाइल शेयरिंग एंड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म। इट्स अ फाइल शेयरिंग एंड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म। इसको अनाउंस किसने किया है? नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने इसको मतलब अनाउंस किया इसके बारे में, डिजी बॉक्स के बारे में, ठीक है ना। अब असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल अप्रूव किया है, दे अप्रूव्ड द बिल टू मेक बोडो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो असम की एक ऑफिशियल लैंग्वेज में बोडो को इंक्लूड करने के लिए असम कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द बिल। ओके, तो याद रखिएगा असम कैबिनेट हैज गिवन द अप्रूवल फॉर द बिल। और बिल किस चीज के लिए है? टू मेक बोडो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, बोडो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, तो इसको याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट ऑफ मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी फिशरीज। अब एक रिपोर्ट रिलीज किया है, किसने? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। कौन सी रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी फिशरीज। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी फिशरीज नाम की रिपोर्ट किसने निकाली है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। अब इस रिपोर्ट में हुआ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, द नंबर ऑफ स्टॉक्स subject to overfishing
have decreased for the first time in decades in Mediterranean Black Sea। तो मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के जो मेरीन इकोसिस्टम है वहाँ पे जो स्टॉक ओवर फिशिंग का जो चलता रहता था वो पहली बार डिक्रीज हुआ है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है डिकेड्स में कि इस बार ओवर फिशिंग नहीं हुआ है। स्टॉक्स सब्जेक्ट टू ओवर फिशिंग हैज डिक्रीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मेरीन एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन एंड आपका ब्लैक सी वाला रीजन, ठीक है ना। तो रिपोर्ट क्या है, स्टेट ऑफ मेडिटेरेनियन ब्लैक सी फिशरीज किसने निकाली है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। अब एक इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पे 24 दिसंबर का, विच वॉज अ नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। अगर याद रखिएगा, इंडिया की तरफ से याद रखिएगा, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो होता है वो आपका कब होता है, 24 दिसंबर को होता है। इसी तरीके से वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे भी होता है, वो कब होता है, वो 15 मार्च को होता है, 15 मार्च को होता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है, 15 मार्च को, और आपका नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है, वो होता है 24 दिसंबर को, ठीक है ना। ऊपर मैंने जो चीज आपको पढ़ाई उनमें से एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, फाओ के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, और कोई अभी रिसेंट कोई बड़ा काम इसने किया हो तो, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन। फाओ के बारे में मुझे बताइएगा, एक बॉडी जो रह गई है, तो इसके बारे में आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो ब्रिटेन EU क्लिंच ब्रेक्जिट ट्रेड डील। अब देखो क्या है कि ब्रेक्जिट आप सबको पता है, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन 2016 में ही इनिशिएट हो गई थी ये प्रोसेस। लेकिन क्या था, बीच में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था। अभी 31 दिसंबर 2020 तक का ये फाइनल ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था। इसके बाद ये डील मतलब कि इसके बाद ये अलग हो जाता, ठीक है ना। और ये खतरा मंडरा रहा था कि बिना डील के ना अलग हो जाए। मतलब बिना डील के अलग होने का मतलब क्या, कि ऐसा ना हो कि कोई डील भी ना हो पाए और वो अलग भी हो जाए। तो अब क्या हुआ, एक फाइनल डील हो गई है EU और आपका ब्रिटेन के बीच में। ये डील क्या है, बेसिकली डील ये है कि मतलब ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन आयरलैंड वाला जो पार्ट है वो किस तरीके से डील करेगा EU के साथ। क्या EU का कोई कंट्रोल रहेगा इनके ऊपर या नहीं रहेगा, या फिशरीज पे क्या रहेगा, इनके वाटर्स पे क्या रहेगा, ये सारी चीजें जो है उस डील में आई हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डील इज डन। A Downing Street source said, "We have taken back the control of our money, our borders, our laws, our trade and fishing waters." मतलब वो खुश है ब्रिटेन काफी ज्यादा। उन्होंने कहा कि हमने अपने सारी चीजों पे सॉवरेनिटी गेन कर ली है। पहले सब कुछ EU कर सकता था, नाउ वी हैव टुक एवरीथिंग इन आवर ओन हैंड, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, The deal is fantastic news for families, and यहाँ पे देखो लिखा है, we have signed the first free trade agreement based on zero tariff and zero quotas that have ever been achieved। तो एक free trade agreement भी achieve किया गया है with zero tariffs and zero quotas, है ना। And the deal guarantees Britain is no longer in the lunar pool of the EU and will not be bounded by the EU rules। दोनों चीजें कि इट विल नॉट बी बाउंडेड बाय द EU रूल्स इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज नो रोल ऑफ द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ऑल ऑफ आवर की रेड लाइंस अबाउट रिटर्निंग सॉवरेनिटी हैव बीन अचीव्ड। मतलब कि कोई भी रोल नहीं रहेगा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का। पहले ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत ही इसको भी मर्ज कर दिया जाए, कि आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा सुने जाएंगे और फिर फाइनल डिसीजन उनके द्वारा लिया जाएगा। तो ये चीज अच्छी हुई है ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आगे और देखेंगे इसके कुछ और की एस्पेक्ट्स क्या हैं, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं दोनों द्वारा, तो हम आगे वो चीजें देखेंगे, ठीक है ना। आई विल टेल यू, पहले मैं न्यूज़ बताता हूँ, फिर एडिटोरियल एक साथ लास्ट में बता देंगे, है ना। तो पहले आगे देख लेते हैं, क्योंकि आज न्यूज़ इतनी ज़्यादा खास मुझे लगी नहीं बहुत ज़्यादा हो, ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, इंडिया फाइल्स अपील इन द वोडाफोन केस। अब आप सबको पता होगा कि वोडाफोन केस जो था वो हम हार चुके थे बाय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हम जब गए थे, वोडाफोन के ऊपर हमने एक टैक्स लगाया था, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो कहाँ से बैठता है, हेग नीदरलैंड से बैठता है, ठीक है, हेग नीदरलैंड से बैठता है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हमको बोला कि नहीं भैया, आप तो वोडाफोन से टैक्स नहीं ले सकते। अब उस टैक्स के केस तो हम हार ही गए थे वोडाफोन से। फिर हम केयर्न एनर्जी, जो अभी केयर्न एनर्जी जो ब्रिटेन की कंपनी है केयर्न, उससे भी हम हार गए, है ना, उसका भी केस हार गए हैं, है ना। तो अब जाके हमने वोडाफोन के केस में, हमें 90 दिन थे हमारे पास, 90 दिन थे हमारे पास कि हम उसके लिए अपील कर सकते हैं। तो वी हैव नाउ अपील्ड अगेंस्ट दैट डिसीजन एज वेल। सितंबर में वो जजमेंट आया था जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, जब हमने वोडाफोन से केस हारा था, ठीक है ना।
सो लेट्स सी कि क्या होता है उसमें। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। सो यू कैन सी, जैसे यहाँ पे कोई ज़्यादा खास न्यूज़ आइटम मुझे दिख नहीं रही थी वैसे आज, है ना। पता आज ये सब पता नहीं किस मूड में ही थे, है ना, इन्होंने भी ज़्यादा न्यूज़ निकाली नहीं। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे भी कोई ऐसी खास नहीं है। हाँ, ईयू लीडर्स हेल पोस्ट ब्रेक्जिट डील। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको ऊपर कुछ पॉइंट बताया था, है ना। और रेफरेंडम हुआ था 2016 में, देयर वाज अ रेफरेंडम फॉर ब्रेक्जिट विच वाज हेल्ड इन 2016। रेफरेंडम आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल होता है। इट इज अ टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब लोगों को डायरेक्टली आपने इन्वॉल्व कर दिया। जैसे कुछ अलग अलग वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, जैसे कि होता है इनिशिएटिव एक नाम का चीज़ होता है, ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। रेफरेंडम है एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल। रिकॉल एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है, देयर इज अ राइट टू रिकॉल भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही टूल है ना। और एक प्लेबिसाइट नाम की चीज़ होती है, प्लेबिसाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल। तो याद रखिएगा, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल, दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ इसके बाद, अब ईयू जो है 31 दिसंबर को फाइनली ईयू से अलग हो गया, यूनाइटेड किंगडम आपका, है ना। और यहाँ एक और चीज़ हुई है कि अंडर द डील EU fishing fleets will have to give up a quarter of their current catch in British waters over the next 5.5 years। अगले 5.5 सालों तक के लिए जो EU रहेगा, EU के फिशिंग फ्लीट्स रहेंगे, दे विल हैव टू गिव अप अ क्वार्टर ऑफ देयर करंट कैच। जो अभी तक वो उनका करंट कैच है फिशिंग का, उसका 1 क्वार्टर तक का जो कैच है वो किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा, है ना, टू द यूनाइटेड किंगडम। इट विल हैव टू फोरगो इट्स quarter fishing fleets to the United Kingdom, और this will be for the 5.5 years। उसके बाद एनुअल बेसिस पे किया जाएगा। ओके, निगोशिएशन होगा वो एनुअल बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है ना। अब निगोशिएशन ही है ये, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा था कि 80 से 60% तक कट कर दिया जाए EU का शेयर, है ना। और वो 5.5 साल तक की नहीं, वो 3 सालों में ही करना चाहते थे ये चीज़, बट ऐसा नहीं हो पाया, तो यहाँ पे उनको भी निगोशिएट करना पड़ा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, दूसरी कंट्रीज को भी निगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो फुल्ली पूरा फ्रीली ये पूरे वाटर्स का यूज़ करते थे, फिशिंग फ्लीट्स का यूज़ करते थे, पूरे ब्रिटिश वाटर्स का यूज़ करते थे, लेकिन अब वो सेंचुरीज से करते आ रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। सो दैट विल बी अनदर कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम देयर पार्ट एज वेल। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है 31 दिसंबर के बाद किस तरीके से लीड करता है यूनाइटेड किंगडम। सो दैट वाज फ्रॉम द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। आगे मूव करते हैं, हम देखते हैं अब एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं, ठीक है ना। तो एडिटोरियल सेक्शन में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहला जो एडिटोरियल है, द फार्मर्स प्रोटेस्ट ट्रुथ and half truth। Now this is a very good article written by the author Deepankar Gupta। He has written a very good article। यहाँ पे सबसे पहले बात तो उन्होंने सारे जो सेगमेंट्स हैं फार्म लॉस के, उनको अलग अलग करके बताया है। पहली चीज, जो अहर्तियाज का जो फैक्ट है, मतलब कि जो मिडिल मैन है। अब देखो, कई लोग आप में से बोलेंगे कि मिडिल मैन खराब होते हैं सर, उनको हट ही जाना चाहिए। कई लोग आप में से बोलेंगे नहीं सर, मिडिल मैन ठीक होते हैं, उनको नहीं हटना चाहिए। तो मतलब डिवाइडेड ओपिनियन है। ऑथर का ओपिनियन हम देख लेते हैं क्या है। ऑथर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मंडी मिडिल मैन होते हैं अहर्तियाज, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमेशा लूटने का ही काम करते हैं, वो लाइफ लाइन की तरह काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहली बात कि फार्मर्स के प्रोडक्ट को बिकवाना है, तो उसमें अहर्तिया आते हैं। इनका ये टर्म याद रखेगा, अहर्तिया जो टर्म है याद रखेगा, एंड कोशिश करें कि इसका ओरिजिन आप ढूंढ के बताइए, इसका ओरिजिन कौन से एम्पायर से हुआ, मतलब मुगल में हुआ था कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हुआ था, कि किस टाइम पे ये अहर्तिया टर्म आया था, कि कहीं ऐसा तो नहीं गुप्ता के टाइम से ही चलता आ रहा है। तो एक बार ये भी थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि अहर्तियाज कब ये टर्म आया था। ओके, तो आई एम नॉट वेरी क्लियर, एक बार आप इसको देख के बताइए, नहीं तो मैं तो अब सर्च ही कर लूंगा, दिमाग में आ गया तो, ठीक है, बट आप भी इसको कोशिश करिएगा। सो बेसिकली दीज आर मंडी मिडिलमैन, एंड इनका काम एक नहीं रहता, ये लाइफ लाइन लिंक्स की तरह काम करते हैं। न केवल प्रोडक्ट को जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं, रादर उसकी ग्रेडिंग का काम करते हैं, वेइंग का काम करते हैं, सॉर्टिंग का काम करते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड एजेंट भी यही होते हैं, मनी लेंडर्स भी कई केसेस में यही होते हैं। तो ये मिडिलमैन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक काम करते हैं, उनका काम सिर्फ लूटने का काम है, कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर मिडिलमैन तो नाम से ही
मिडिल मैन है तो वो लूटने का ही काम कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता। आढ़तियाज बहुत सारा बर्डन जो है वो फार्मर्स के शोल्डर से हटा भी देते हैं और बहुत उनको ईज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, कई लोग आढ़तियाज रहते हैं जो जाट 6 हैं एंड दे आर सब्सटेंशियल फार्मर्स टू। तो ये ऑथर ने पहला पॉइंट जो है क्लियर किया कि ऐसा नहीं है, आढ़तियाज को अगर लॉस हो रहा है इस पूरे एक्ट से, जो कि ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि मिडिल मैन को खत्म करने के लिए भी एक कहना चाहिए कि मिडिल मैन भी खत्म होंगे, और गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि मिडिल मैन खत्म होंगे। तो जब मिडिल मैन खत्म होंगे तो ये सारे टास्क कौन करेगा फिर, है ना। तो ये एक बड़ा सवाल आता है। दूसरी चीज ऑथर ने कहा है कि जो मंडी फीस लगती है, एपीएमसी मंडी फीस, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि एपीएमसी मंडी फीस आपकी नहीं लगेगी, है ना। तो ये मंडी फीस नहीं लगना क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है? आप बोलेंगे अच्छी बात है, हमको एज अ फार्मर ये मंडी फीस नहीं देनी पड़ेगी तो हमको ज़्यादा बचेगा। लेकिन यही जो मंडी फीस थी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए रेवेन्यू का काम करती थी, एंड फिर जो रोड्स बनने का काम है, जो आज अगर आप देखो कहीं ना कहीं हर जगह रोड वोड तो आप दिख रही है ना, बन रही है ना, तो जो रोड्स बनने का काम होता था, ये सब चीज़ें इसी पैसे से होता था, इसी मंडी फीस का जो सेस या फीस लगती थी, इससे फिर ये स्टोरेज फैसिलिटीज और रोड्स बनाने का जो काम है वो किया जाता था। तो रोड जब बनेंगे तभी तो आपका ट्रांसपोर्ट इजी होगा, तभी तो आपका जो प्रोड्यूस है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाएगा, आप मतलब ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। और एक और मुझे लगता है एक और पॉइंट ये है, जैसे कि आपने ये बोल दिया कि आप अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो, तो आप कहाँ तक बेचने जाओगे? फार्मर कहाँ तक बेचने जा सकता है भाई? वो 10,000 किलोमीटर ट्रेवल करके तो नहीं जाएगा बेचने, है ना। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप बेचने कहीं भी जा सकते हो इंडिया के किसी पार्ट में, वो बोलना और वो चीज़ प्रैक्टिस में करना थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब अगला जो पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में 2 रीजंस की वजह से सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स कंप्लेन ये करते हैं कि जो बिग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दे इजीली रेनेज ऑन देयर कमिटमेंट्स एंड आइदर रिफ्यूज टू बाय द प्रोड्यूस और बीट डाउन द प्राइस वंस हार्वेस्टिंग इज डन। तो इनका ये कहना है कि कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो खरीदने से मना कर देते हैं, जैसे ही प्रोड्यूस हो जाता है फिर खरीदने से मना कर देते हैं, फिर वो क्या करेगा फार्मर। दूसरी चीज, सेकंड, इफ दे गिव देयर लैंड्स टू देम दे माइट नॉट गेट दैट बैक। अब क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 1 साल के लिए नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता, वो कहता है कि भैया मुझे 5 सालों के लिए लैंड चाहिए, तो 5 सालों तक फिर आपका लैंड फंसा रह जाएगा। और बड़े फार्मर्स के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बड़े फार्मर्स तो 5 साल 10 साल के लिए भी अपना लैंड दे सकते हैं, बट जो छोटा किसान है, जो छोटा फार्मर है, वो अपना लैंड क्या इस तरीके से 5 साल या 10 साल के लिए दे सकता है या फंसा सकता है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, सपोज किसी एक चीज के लिए आपका लैंड लिया, अब उसमें बार बार वो वही चीज अगर उगाएगा तो क्या होगा कि आपके लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाएगी। 3-4 बार उगाएगा वो खराब हो जाएगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ओवर होगा, आपको लैंड तो दे देगा वो, लेकिन फिर क्या वो लैंड आपके किसी काम का रह जाएगा जब उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट और ये सब चूस लिया जाएगा? तो दैट इज अनदर बिग क्वेश्चन। ये भी एक बड़ा सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आपने ला दिया, बोले कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, आप ये होगा वो होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने से बस क्या चीजें सही हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। ये सारे जो इश्यूज हैं वो क्यों नहीं दूर कर रहे हो आप? अब ऑथर ने कहा ये तो हो गया फार्मर्स का साइड। अब गवर्नमेंट का भी एक साइड है जो कि सही है, जिसको फार्मर्स इग्नोर कर रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि अब देखो फार्मर क्या बोल रहे हैं कि भाई एमएसपी को आप एक लॉ बनाओ, मेक एमएसपी अ लॉ। लेकिन सही बात यह है कि एमएसपी इतने सालों से चल रहा है, बट इट हैज नेवर बीन अ लॉ। आज तक ये कभी लॉ नहीं रहा है, रादर इट्स अ पॉलिसी, इट्स अ पॉलिसी एंड नॉट अ लॉ। ऑथर ने कहा स्टैट्यूटरी बेसिस पे, या कहना चाहिए एक्ट के बेसिस पे, तो एमएसपी कभी आया ही नहीं। एमएसपी हमेशा से एक पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, है ना, ठीक है ना। और एमएसपी ऐसा है बेसिकली कि हमेशा देना जरूरी भी नहीं है। अगर आपकी कंडीशन सही है, मार्केट का रोल सही प्ले कर रहा है, तो आपको फिर एमएसपी देना जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट मैंडेटरी नहीं है। तो गवर्नमेंट दे रहा है ये अलग बात है, बट ये कभी भी लॉ के थ्रू नहीं दिया गया, ये हमेशा एक पॉलिसी के तहत दिया गया। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जैसे आज कई लोग बोलते हैं रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, तो क्यों बोलते हैं? उनका ये कहना है कि भाई अब जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी वो उनका अपग्रेडेशन हो गया है, सो देयर शुड नॉट बी एनी रिजर्वेशन, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वैसा ही एमएसपी के लिए भी है कि फार्मर्स, देखो क्या होता है कि जो इंडिया की सब्सिडी है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। इंडिया में जो सब्सिडी है दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, इवन मच मोर देन द यूएस एंड ऑल। यूएस से भी ज्यादा है। तो यूएस में क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि यूएस में फार्मर्स में केवल 2% ही फार्मर्स है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये भी एक सवाल। देखो अगर फार्मर्स का कंडीशन सही हो जाएगा, कभी मान लो फ्यूचर में 50 सालों बाद 100 सालों बाद फार्मर्स की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए इंडिया में, तो फिर एमएसपी की जरूरत नहीं रहेगी। आज जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। मैं कह रहा हूँ 100
200 सालों बाद की अगर बात बोले कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, सारे फार्मर्स अच्छे वेल ऑफ हो गए, तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे गवर्नमेंट का साइड लिया और कहा है कि इट हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉलिसी, इट हैज़ नेवर बीन अ लॉ, इसलिए इसको वही रहने देना चाहिए एंड इसको अलग से फोर्स नहीं करना चाहिए। जो पॉलिसीज़ पहले थी वो आज वो उस तरीके से नहीं रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ डेवलपमेंट होगा, टाइम के साथ चेंज होंगी चीज़ें, और हो सकता है जैसे फ्यूचर में, मैं वही कह रहा हूँ कि फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। 100 सालों बाद हो सकता है रिजर्वेशन भी ना रहे, 100 सालों बाद हो सकता है कोई किसी को जरूरत ही ना रहे रिजर्वेशन की, लोग खुद ही बोल दे कि भाई हमको जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। दीज आर द थिंग्स विच ऑथर सेड, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक अपना यूज है। यूज क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आपने लैंड दे दिया, आपको पैसा मिल गया, आप फुर्सत हो गए, अब आप दूसरा काम भी कर सकते हो ना। यू कैन डाइवर्सिफाई एज वेल, आप डाइवर्सिफिकेशन करके अपना कोई दूसरा काम कर सकते हो, है ना। तो ऑथर ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी अपना अलग फायदा है। तो दिस इज द थिंग बेसिकली जो आपको मैं बताना चाहता था कि पहली चीज तो दोनों तरफ का ट्रुथ मैंने आपको बताया, अहरतिया वाला कंसेप्ट बताया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी ट्रुथ बताया एंड गवर्नमेंट का साइड भी बताया, दोनों पॉजिटिव्स निगेटिव दोनों बता दिए। तो आप इस तरीके से जब आंसर राइटिंग करना पड़े आपको, तो आप इसी तरीके से आंसर राइटिंग करिएगा, दोनों का साइड बताइएगा एंड फाइनली कोई वे आउट निकालने की कोशिश करिएगा कि हाँ भाई उनको थोड़ा ये चाहिए, तो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आप उसको स्टैट्यूटरी बना दो कि भैया हम हर 10 साल में रिव्यू करेंगे। ऐसा भी तो आप कर सकते हो, जैसे रिजर्वेशन में चल रहा है। रिजर्वेशन में क्या बोलते हैं कि हर 10 साल में हम रिव्यू करेंगे इसको कि जरूरत है या नहीं है। एटलीस्ट आप उतना ही कर दो कि ठीक है अभी एमएसपी रहेगा अगले 10 सालों तक के लिए, और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। तो इस तरीके से चीज आप कर सकते हो, बेसिकली मिडिल ग्राउंड आप ला सकते हो। तो दैट वाज द थिंग इन दिस एडिटोरियल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देखते हैं, आर चिल्ड्रन बीइंग इंट्रोड्यूस टू कोडिंग टू अर्ली इन लाइफ। सबसे पहला तो आपको मैं बता दूं कि कोडिंग क्यों, ये जो कोडिंग के लिए बच्चों को उकसाया जा रहा है, क्यों उकसाया जा रहा है, तो उसके पहले प्रीतिका मेहता ने 3 रीजंस दिए हैं। 3 रीजंस दिए कि क्यों कोडिंग में बच्चों को इतना जल्दी शुमार कर लिया जाता है। फर्स्ट इज द फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इसको। तो ये अच्छे से इसको याद कर लो, लिख लो कि क्यों कोडिंग बच्चों से बहुत जल्दी कराई जा रही है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को ये लगता है कि भैया हमारे बच्चे पीछे ना छूट जाए। जापान के बच्चे, अच्छा जापान का बच्चा 10 साल में एंटरप्रेन्योर बन गया तो हमारे बच्चे को 5 साल से ही हम लगा देंगे। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो कंसेप्ट है, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट सिक्योरिटी ऑफ द जॉब्स। उनको ये लगता है कि भाई कैरियर्स में अब आगे आने वाले जो जॉब्स हैं, वेल पेइंग जो जॉब्स हैं, वो कहीं ना कहीं आईटी और इन सब में है। इंडिया वैसे भी आईटी और इन सब में बहुत आगे है, तो एक उनको लगता है कि जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, है ना। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि जो थर्ड इज दैट कि पेरेंट वांट टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द चाइल्ड। उनको ये लगता है कि बच्चा चलो कुछ और करे, फालतू मूवीज़ देखे या फालतू गेम खेले, इससे अच्छा है कि वो कोडिंग कर ले, है ना, और ध्यान तो उसका मोबाइल पे ही है, तो कम से कम कोडिंग कर ले कुछ। तो ये एक तीसरा रीजन होता है कि क्यों बच्चों को इतना जल्दी कोडिंग से इंट्रोडक्शन कराया दिया जा रहा है ना। ऑथर ने कहा है पहला क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरा क्या कि उनको सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स प्रोवाइड करेगी। तीसरा क्या कि उनके पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। एंड पैंडेमिक के टाइम पे स्पेशली ये जरूरत थी क्योंकि स्कूल भी नहीं जा रहे थे, तो उनकी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करेंगे, ठीक है ना। सो दैट वाज द थिंग। लता मधुसूदन का ये कहना है कि she will not recommend joining the coding classes. उनका कहना है कि she will not recommend joining the coding classes. I would go back and ask the parents what is it that a child needs at the age of 4. उनका ये कहना है कि एज स्पेसिफिक चीज़ें कराई जाएं बच्चों से, एज स्पेसिफिक चीज़ें ही बच्चों से कराई जाएं और उनके मेंटल लेवल को डेवलप होने दिया जाए। पहले 4 साल के बच्चों में ये ज़रूरत है कि आप उनकी फिजिकल स्किल्स को डेवलप करें, उनके बोलने की क्षमता, लैंग्वेज स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, मेटाबॉलिक सिस्टम को प्लेस में लाएं। पहले ये सारी चीज़ें आप अचीव कर लें, उसके बाद कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग करें। मतलब कि लता मधुसूदन का कहना बेसिकली ये है कि एवरीथिंग शुड बी एट इट्स राइट टाइम। उसका ये नहीं होना चाहिए कि पहले से ही आपने बना दिया भैया कि 2 साल में बच्चा पहले कोडिंग करेगा, दूध बाद में पिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द सेकंड ऑथर इज सेइंग। अब कुछ सपोर्ट में भी आ रहे हैं। कुछ ने कहा कि भाई सब कुछ एक्सेस में कुछ भी करोगे तो वो तो हार्मफुल है, लेकिन अगर मॉडरेशन के साथ कोई भी चीज़ किया है तो वो सही भी है। मतलब कि टेक्नोलॉजी का अपना यूज़ भी है। तो अगर वही वाली बात है कि मॉडरेशन के साथ अगर आप कोडिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करते हो या फिर एक चेक लगा करके ये देखते रहते हो कि बच्चा कोई भी चीज़ की एक्सेस ना करे, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी बराबर ध्यान दे, वो खाना पीना भी खाए, किंडर जॉय ना खाए और टाइम पे सारे काम करे और कोडिंग भी कर ले भाई 1 घंटे
2 घंटे, तो वो फिर कोई बुरी बात नहीं है। ऑथर का ये कहना है कि एक्सेस में कोई चीज़ हार्मफुल होती है, लेकिन अगर मॉडरेशन में कोई चीज़ कराई जाए प्रॉपर सर्विलांस के साथ, प्रॉपर चेकिंग के साथ, प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, तो वो चीज़ खराब नहीं होती है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अवर लाइफ्स ईजियर, एंड अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे इवॉल्विंग मैनर में, तो वो भी एक सही चीज़ है, ठीक है ना। लता मधुसूदन का कहना है कि मोर देन रेगुलेशन व्हाट इज नीडेड इज अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड ऑन व्हाट इज द नीड ऑफ द चाइल्ड एट दैट एज। वही वाली बात है, वो तो एक ही चीज़ बोल रही है बार बार कि सिंपल सी बात ये है कि आपको बच्चों को एज स्पेसिफिक चीज़ें कराने की ज़रूरत है, ना कि आपको उनको ज़्यादा 2.5 कदम चलवाने की, है ना। तो जब उनको 1 कदम चलना है, अगर प्यादे को 1 कदम चलना है और आप उसको 2.5 कदम चला दोगे तो फिर वो तो गलत है ना। तो वही वाली बात ऑथर ने बोली है कि उनको 2.5 कदम मत चलाओ, उनको 1 कदम चलाओ, है ना। सो दिस वॉज इट इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट सम पॉइंट्स, प्रोज कॉन्स दोनों आपको मिल गए होंगे। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।